हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सामाजिक विज्ञान का सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर सामाजिक विज्ञान के जितने भी लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं, सबको पढ़ाइए। तो आज का यह वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है जो इसकी डिमांड्स कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके सामाजिक विज्ञान की पूरी बुक के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, वह जितने भी मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं, ये सब आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद 75 में 70 नंबर बहुत ही आसानी से ला पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। तो अगर आपने इस वीडियो को बिना बढ़ाए शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली स्टूडेंट्स हो, सामाजिक विज्ञान में टॉप कर चुके हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होता रहूं। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि संसाधन कोई एक वस्तु है जो कि उपयोगी और मूल्यवान है दोस्तों, ठीक है। और इसको उपयोगी और मूल्यवान मानव ही बनाता है दोस्तों। इसलिए मानव भी क्या है, एक संसाधन है। कोई वस्तु भी एक संसाधन है जो उपयोगी व मूल्यवान हो, और मानव भी एक संसाधन है क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान है। इसलिए क्योंकि वह किसी भी संसाधन को उपयोगी और मूल्यवान बना देता है, किसी भी वस्तु को, ठीक है। इसलिए उसे हम संसाधन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है बांगर क्या है दोस्तों, ठीक है। यह भी जो है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। बांगर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, बांगर का मतलब होता है बंजर, ठीक है। मतलब जो है तो जो कि पुराने जलोढ़ से बने हुए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं दोस्तों। यह मैदान के ऊंचे भाग होते हैं जहाँ पे नदियों की जो है तो जल, बाढ़ का जो जल है, बाढ़ का ही जल बस पहुँच पाता है। अगर नदियों में बाढ़ नहीं आती है तो जल यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। और यह जो मैदान होते हैं वह उपजाऊ मृदा नहीं होती है यहाँ की, ठीक है। और इसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है दोस्तों वो अधिक होती है बांगर प्रदेश या बांगर मिट्टी में, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा क्या है, ठीक है। क्या दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा क्या है। दोस्तों, इस प्रकार की मृदा आपको कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पाई जाएगी, ठीक है। मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है दोस्तों, वहाँ पे इस तरह की मिट्टी पाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला है कि पट्टी कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पट्टी कृषि में बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं और ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरह की कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है, ठीक है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा प्रश्न है बांगर क्या है। तो बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को जो है तो बांगर कहते हैं। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल
अब नहीं पहुंच पाता। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा वाला मैदान है। इसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा क्या है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पट्टी कृषि में बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं और इस तरह की कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है? तो फ्रेंड्स, ऐसा विकास अगला हमारा क्वेश्चन है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो उसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमको अगर वहाँ से नहर को गुजारना है या सड़कों को गुजारना है तो उसके सामने जो भी तालाब फंस रहे हों, घर फंस रहे हों किसी का, या कि पेड़ पौधे फंस रहे हों, तो उनको बिना नुकसान पहुंचाए, उनको बिना उनका उन्मूलन किए बिना ही हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर लें फ्रेंड्स, वही है हमारा सतत पोषणीय आर्थिक विकास। अगला हमारा क्वेश्चन है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम चादर अपर्दन उस क्षेत्र को कहेंगे जो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट्स, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं? ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, समोच्च जुताई की अगर बात करें तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे ही समोच्च जुताई कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट्स, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम मृदा निम्नीकरण की बात करें तो एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाने के कारण भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। उसे ही हम मृदा निम्नीकरण कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बांगर मिट्टी की अगर बात करें तो यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो प्राचीन निक्षेपों से निर्मित है। और अगर हम खादर मिट्टी की बात करें तो यह प्राचीन निक्षेपों से निर्मित उत्तरी भाग की निचली भूमि है। अगर हम बांगर मिट्टी की दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा अंतर, इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं, और जबकि खादर की का बात करें तो यह कांप मिट्टी है, इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन के कोई दो कारण। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपरदन की बात करें तो अपरदन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही जो है तो क्या है, अपरदन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मृदा अपरदन की। ठीक है, तो मृदा का कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वह जल के माध्यम से बह के जाए या
हवा के माध्यम से बह के जाए उसे हम मृदा अपरदन कहेंगे। ठीक है। अब मृदा अपरदन के प्रमुख दो कारण हैं। पहला है भीषण बारिश, दूसरा है भीषण तूफान। ठीक है। ये है मृदा के अपरदन का प्रमुख कारण। और एक और हम कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि मृदा के अपरदन का एक और कारण हो सकता है जैसे पेड़ों का कट जाना, वनोन्मूलन, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को अपने में कस के पकड़ के रखती हैं, इसलिए वहाँ का जो अपरदन है दोस्तों मृदा का वो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम पेड़ को काट दें तो पेड़ को काटने के कारण जो पेड़ सूखता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो भी सूख जाती हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे वो मिट्टी को अपने में जकड़े रहती हैं तो जड़ सूखने की वजह से वो जो है मिट्टी को छोड़ देती हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है और उसका अपरदन हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स की मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है। अगर हम मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो है तो इस प्रकार की मृदा या मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह मृदा में जो नमी है वह कम होती है। ठीक है। और इस मृदा में खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब कहने का कि यह वाली जो मिट्टी है वह ज़्यादा जो है तो उपजाऊ होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या क्या तात्पर्य है। प्रारंभिक जीवन। ठीक है। तो अगर हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह की बात करें फ्रेंड्स तो निर्वाह का मतलब होता है जीवन को बिताना ही क्या है, निर्वाह है। ठीक है। तो ऐसी कृषि जिस पर हमारा जीवन व्यतीत होता है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का पालन पोषण अपना जो है तो हम पालन पोषण करते हैं, अपने जीवन का हम निर्वाह करते हैं, ऐसी कृषि को ही हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। लेकिन प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो यह वह कृषि है जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, आदिम कृषि का मतलब पुरानी कृषि के औजार जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा सामुदायिक श्रम की मदद की जाती थी। ठीक है। ऐसी कृषि को जो है तो हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स की नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। नगद फसलें एवं व्यापारिक फसलें। ठीक है। इनसे जो है तो क्या आशय है समझाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम नगद एवं व्यापारिक फसलों की बात करें तो ये दो की दोनों फसलें जो हैं वह केवल प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जा सकती है। इनमें से कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबड़ आदि ये सारी की सारी फसलें जो हैं नगद व व्यापारिक फसलें हैं। इन्हें कृषक अपने लिए नहीं उगाता बल्कि मार्केट में बेच करके उससे पैसे कमाने के लिए इस प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स स्थानांतरी कृषि क्या है। फ्रेंड्स इसको जो है तो झूमिंग कृषि के नाम से या झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कृषक होता है वह भूमि का कोई एक ऐसा टुकड़ा चुनता है जहाँ पे वह कृषि कार्य करता है और फिर एक फसल की उपज लेने के बाद वह उस जगह को छोड़कर फिर से भूमि का कोई दूसरा टुकड़ा चुनता है, फिर उसमें करता है, क्योंकि उसका मानना है कि जिस भी भूमि के टुकड़े पर उसने एक फसल ले ली है तो उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो गई है, इसीलिए वो दूसरे टुकड़े की तलाश में रहते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की कोई चार फसलों के नाम बताइए।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रोपण कृषि की बात करें, ठीक है, तो मतलब ऐसी कृषि फसलें जिनकी पहले तो नर्सरी तैयार की जाती है और नर्सरी तैयार होने के बाद उनको उस जगह से जो है तो उखाड़ कर यानी कि उन्मूलित कर, ठीक है, ले जा कर के किसी दूसरी जगह पर लगाना जो है तो रोपण कहलाता है। ठीक है, तो रोपण कृषि की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें रोपण कृषि की प्रमुख फसलें आ जाएंगी, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक उखाड़ के लगाया जाता है। ठीक है, यही है रोपण कृषि की प्रमुख 4 फसलें। ठीक है, कौन कौन से? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कि मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मोटे अनाज तो जिन अनाजों के उत्पादन के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती फ्रेंड्स, अर्थात जो कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं, उन्हें मोटे अनाज कहते हैं। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, ये सारे जो है ना सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण उसको जो है तो सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि की 2 समस्याएं लिखिए। ठीक है, तो भारतीय कृषि की अगर हम बात करें, वैसे भी हमारा जो भारत देश है वह एक कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि कृषि करने के लिए यहाँ जितनी भी आवश्यक सारी ज़रूरतें थी वे सारी की सारे जो है तो उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे इसकी अब अगर समस्या की बात करें, तो भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं वो हैं पुराने ढंग के उपकरण। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो पुराने जैसे हल और बैलों के माध्यम से खेती की जाती थी पुराने समय, है ना, तो अब जनसंख्या बढ़ी है तो उनकी खाद्य आपूर्ति के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य करना पड़ रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारी जो भूमि है, जो मृदा है, जो मिट्टी है वो तो उतनी ही है। इसलिए जो है तो हमें पुराने ढंग के उपकरण को समाप्त कर नए ढंग के उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। जैसे भारत में किसान अभी भी कई भागों में पुराने ढंग के उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि भारतीय कृषि के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन रहे हैं। ठीक है, अगला है उर्वरता में कमी। बहुत सारी जगहों में भूमि की कमी होने के कारण कृषक क्या करते हैं कि एक ही स्थान पर उसी भूमि पर जो है तो वर्ष में 2 से 3 फसलें उगा लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और यह भी जो है तो जब उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी तो यह भी भारतीय कृषि की एक समस्या बन जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखना है। ठीक है, भारत में कितने कौन कौन सी जो है तो प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, तो पहला हमारा जो कृषि का प्रकार है फ्रेंड्स वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, दूसरा है गहन जीविका कृषि। तीसरा एक और बताए दे रहे हैं वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, ये जो है तो भारत के प्रमुख कृषि प्रकार हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम विनिर्माण उद्योग की बात करें तो ऐसे उद्योग जहां पे वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पे वस्तुओं को निर्मित किया जाता है, जहां पे वस्तुओं को बनाया जाता है, उसे ही हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग की कोई 2 उपयोगिता लिखिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, विनिर्माण उद्योग की 2 प्रमुख उपयोगिताएं निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि रोजगार, यह भी जो है तो विनिर्माण उद्योग की एक उपयोगिता है। उपयोगिता का मतलब होता है दोस्त
फ्रेंड्स महत्व। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग जो है वो बहुत बड़ी संख्या में कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने का प्रमुख साधन है। ठीक है, और दूसरी अगर हम विनिर्माण उद्योग के महत्व की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन। ठीक है, देश में उद्योग के विकास के साथ बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन संभव हो गया है। ठीक है, जो कि विनिर्माण उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी महत्व रही है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को बचाने की बारे में अगर हम बात करें तो रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, ऐसे उद्योगों को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। अगला अगर हम इसकी जो है तो बचाने का प्रयास देखें तो वो है कि उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशय व नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जल का जो है उपचार कर सिंचाई के प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह एक तरह की संस्था या ऑफिस होती है। फ्रेंड्स, आप लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, अगर आपको मोबाइल का यूज़ करते समय कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हैं, तो जहाँ से वो कस्टमर बोलता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, वही है प्रौद्योगिकी। ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कंप्यूटरिंग और दूरदर्शन के सम्मिश्रण पर आधारित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मौखिक, चित्रात्मक, मूल पाठक, विषय और संख्या संबंधी सूचना का अर्जन, संसाधन, भंडारण और प्रसार की ही सूचना प्रौद्योगिकी प्रसार ही क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसें, मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को प्रदूषित कर देती हैं। इससे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला हमारा जो 26 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उपभोक्ता उद्योग की बात करें तो वे उद्योग जो एक बड़े पैमाने पर लोगों के उपभोग के लिए माल तैयार करते हैं, उदाहरण चीनी उद्योग। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों तो ये है फ्रेंड्स उपभोक्ता उद्योग। अगला हमारा क्वेश्चन है जल प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। फ्रेंड्स, जल प्रदूषण के कोई दो कारण। पहला नंबर कारण है कि उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में स्राव से जल प्रदूषित होता है। ठीक है, अगला है हमारा जल प्रदूषण का दूसरा प्रमुख कारण कि मलमूत्र व मरे हुए पशुओं एवं कचरा आदि के विसर्जन से भी जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर अन्य दूसरे उद्योग निर्भर हैं। यह किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग हैं, क्योंकि उद्योगों से ही जो है तो देश का विकास हुआ है और देश का विकास के कारण ही इतना ज़्यादा वैश्वीकरण हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है
कि अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अनुकूल व्यापार संतुलन की अगर बात करें तो यह अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात मूल्य क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास जो वस्तु हम जो उत्पादित करते हैं, ठीक है, उसको हम जब एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे हम बेचेंगे, उसे हम भेजेंगे, वो हो जाएगा निर्यात, ठीक है। और जो भी हमारे देश में या राज्य में जो भी वस्तुओं की कमी है, उन वस्तुओं को हम राज्य या विदेशों से मंगाते हैं फ्रेंड्स, वही है आयात, ठीक है। तो निर्यात मूल्य व आयात मूल्य से अधिक हो तो इसे ही अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो मान लेते हैं अगर हम व्यापार कर रहे हैं और हम निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक है हमारा, ठीक है, तो व्यापार संतुलन रहेगा। लेकिन अगर आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं तो ऐसे में हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा, हमारा व्यापार चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है, ठीक है। तो डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है और डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में होने वाले, ठीक है, यानी कि भारतीय प्रतिभा में होने वाले या कल का भारत यानी कि पिछले वाले समय में जो बीत चुका है उसमें होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकी को केंद्र में रख कर बदलाव लाना है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यह वे प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में होता है। ये सड़कें राज्य की राजधानियों व बड़े शहरों तथा महत्वपूर्ण पत्तनों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। पत्तन क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर सामान को जल जहाज में लादा या उतारा जाता है उसे ही हम पत्तन कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिवहन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम परिवहन की बात करें तो वस्तुओं एवं व्यक्तियों को एक राज्य या से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में जब ले जाया जाएगा या उनका जो है तो वो जाएंगे या आएंगे, वही होता है परिवहन, ठीक है। व्यापारिक व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने व ले आने की प्रक्रिया ही परिवहन कहलाती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जन संचार के साधन क्या हैं। इसमें संचार के साथ कौन से साधन सम्मिलित हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जन संचार के साधन की अगर हम बात करें तो रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, समाचार पत्र, ये सारे के सारे जो साधन हैं फ्रेंड्स, ये सब जन संचार के साधन हैं। ये देश विदेश की ताज़ा जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा सभी लोगों को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। यही जो है तो जनसंचार के साधन कहे जाते हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है मार्मागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन क्यों है। लौह अयस्क के निर्माण के संदर्भ में मार्मागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है, क्योंकि जो यह मार्मागांव पत्तन है यह लगभग 50% लौह अयस्क का यहाँ से
आयात व निर्यात होता है। ठीक है, इसलिए यह पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अगर हम संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है जनसंचार के साधनों में दूरदर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रसारण का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है। इसके द्वारा देश विदेश के समाचार, मौसम तथा खेल कूद संबंधी जानकारियाँ व क्षेत्रीय भाषाई कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद मिलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके दो घटक बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अगर हम व्यापार की बात करें तो वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन ही क्या है, व्यापार है। लेकिन जब वह एक देश से दूसरे देश में होगा तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। इसके प्रमुख घटक हैं आयात एवं निर्यात। ठीक है, आयात का मतलब है अपने यहाँ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसको हम विदेश से मंगवाएं, वो है आयात। और अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को हम विदेशों में भिजवाएं, एक से अधिक देशों में हम भिजवाएं, वो हो जाएगा निर्यात। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम राज्य राजमार्ग की बात करें तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की बात करें तो यह महाराजमार्ग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग सड़क परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लेन की बात करें 6 लेन, तो 6 लेन का मतलब ऐसी सड़कें जहां पे 6 वाहन एक साथ एक बराबर में जा सके। इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम, मतलब भारत में जो उत्पादित होती हैं और दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजी जाती हैं फ्रेंड्स, वही है भारत के निर्यात। ठीक है, और वो वस्तुएं कौन सी हैं, जैसे लौह अयस्क, रत्न यानी हीरा, जवाहरात यानी सोना चांदी, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं उससे संबंधित उत्पाद हैं जो कि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पवन हंस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पवन हंस की बात करें तो यह एक हेलीकॉप्टर सेवा है। यह तेल व प्राकृतिक गैस सहयोग की इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा आगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पत्तन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पाइपलाइन परिवहन से किन वस्तुओं को परिवहित किया जाता है या किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है या उनको परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर ले जाया जाता है। तो कौन सी वो वस्तुएं हैं? तो फ्रेंड्स पाइपलाइन परिवहन से जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस तथा ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइन के माध्यम से क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि कांडला पत्तन की दो विशेषताएं लिखिए। फ्रेंड्स कांडला पत्तन की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो कांडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है, क्योंकि यह पत्तन जहाँ पे है वहाँ पे ज्वार हमेशा आता है, जिसकी वजह से किनारों पर जहाँ पे सामान को लादा या उतारा जाता है पत्तन पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिससे समय समय पर साफ किया जाता है। ठीक है। और इसकी एक यह विशेषता है कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कक्ष में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित हुआ था। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय कांडला पत्तन ही था जो कि पूर्ण रूप से व्यापार के लिए विकसित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे रानीगंज है, सिंगरौली है, बेलाडीला है, कोरबा है। इनको आपको जो है तो मैप में दर्शाना है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, फ्रेंड्स ये जैसे कि भारत का मैप है ना। अब इसमें जो है तो रानीगंज, सिंगरौली और बेलाडीला और कोरबा को दर्शाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगरौली, यहाँ पे जो है तो सिंगरौली हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंगरौली हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा कोरबा, यहाँ पे कोरबा हो जाएगा। और थोड़ा और अगर हम बगल पे जाएं, यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा रानीगंज। यहाँ पे रानीगंज हो जाएगा। ठीक है। और अगर एक और बच रहा है वो बेलाडीला कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बेलाडीला यहाँ पे आ जाएगा। ये है बेलाडीला फ्रेंड्स। ठीक है। क्या है ये? बेलाडीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 45 की भारत के मानचित्र में नेवेली, बरौनी, तूतीकोरिन व सतपुड़ा को जो है तो दर्शाना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है तो इंडिया का मैप बना लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया का मैप है। अब इसमें हमें नेवेली को, बरौनी को और तूतीकोरिन को और सतपुड़ा को दर्शाना है फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे नेवेली की बात करें तो नेवेली यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पे जो है तो एकदम कॉर्नर में क्या है दोस्तों? नेवेली है। नेवेली है। ठीक है, नेवेली है।
और उसके बाद हमारा है बरौनी। बरौनी कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है तो बरौनी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या है, ये जो है तो बरौनी है, बरौनी। और एक क्या है फ्रेंड्स, बरौनी के बाद है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन आपको जो है तो एकदम यहाँ पे जैसे ये पूरा श्रीलंका है तो हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एकदम यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तूतीकोरिन, 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 ठीक है। हमारा अगला है, एक और है सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पे हो जाएगा, तो सतपुड़ा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, सतपुड़ा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे यह वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।